मेरे प्यारे दर्शकों को आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों की राजनीति किसकी। इसे 70% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। हम इस बहस पर आगे बढ़े, आपको बताएं कि देश में मुसलमान वोटों की राजनीति क्या है और अब कौन कौन सी पार्टियां इसमें सेंध लगा रही हैं और कौन कौन सी पार्टियां इस वोट बैंक के सहारे सत्ता पर चढ़ी। लेकिन उससे पहले न्यूज नेशन और देश की बहस की खबर का एक बड़ा असर। न्यूज नेशन ने देश की बहस में सबसे पहले करण जौहर की ड्रग्स पार्टी का मुद्दा उठाया था और एनसीबी ने अब करण जौहर को समन भेज दिया है। एनसीबी ने अब करण जौहर को समन भेज दिया है। करण जौहर से कहा गया है कि वो अपनी पार्टी की पूरी डिटेल दें। ये पार्टी करण जौहर के घर पे हुई थी जिसमें कई सारे सितारे शामिल हुए थे। हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान जुड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस पार्टी की तस्वीरें भी दिखाएं क्योंकि वो तस्वीरें हमने सबसे पहले दिखाई थी और उसी वक्त उस शो के दौरान कई सारे लोगों ने, जिसमें प्रसिद्ध एक्टर मुकेश खन्ना शामिल है, जो अकाली दल के नेता हैं वो शामिल हैं। उन सब लोगों ने मांग की थी कि करण जौहर की पार्टी की जांच हो क्योंकि इस पार्टी के बाद सवाल ये उठा था कि सभी लोग ड्रग्स के नशे में हैं। देख सकते हैं इस पार्टी में अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, इसके बाद आप देख सकते हैं डेविड धवन के बेटे वरुण धवन दिखाई दे रहे हैं, जोया अख्तर दिखाई दे रही है, विकी कौशल दिखाई दे रहे हैं। इसी तस्वीरों में आगे रणवीर कपूर दिखाई देते हैं, मीरा राजपूत दिखाई देती हैं, ये तमाम लोग दिखाई देते हैं। आप देखिएगा मलाइका अरोड़ा के शॉट, ये शगुन बत्रा है फिल्म के निर्माता, ये रही मलाइका अरोड़ा और ये रहे उनके बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर के बगल में आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं शाहिद कपूर। शाहिद कपूर के बाद ये अगले शख्स और उसके बाद वरुण रुमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुमान, क्या कहा गया इस संबंध में? क्योंकि हमने न्यूज नेशन पर और सबसे पहले देश की बहस में मांग उठी थी जब मालूम ये पड़ा था कि बॉलीवुड के कई बड़े नेता और अभिनेता और बॉलीवुड से जुड़े कई बड़े डायरेक्टर वो हैं ड्रग्स के चंगुल में हैं। क्या कह रहा है एनसीबी समन भेजकर अब करण जौहर को? देखिए, बिल्कुल एनसीबी ने करण जौहर को समन भेजा है और सीधे तौर पर करण जौहर की परेशानियां बढ़ चुकी हैं क्योंकि करण जौहर की पार्टी में जो वीडियो सामने आया था, जो न्यूज नेशन ने भी प्रमुखता से चलाया था, उसके बाद उसकी जांच करने के बाद एनसीबी ने पाया कि इस जो वीडियो था इसमें की बात, उसको ऐसा लगता है कि इस वीडियो के अंदर जो पार्टी हुई थी इसमें ड्रग कंजप्शन हुआ था, जिसको देखते हुए 18 तारीख तक 18 दिसंबर तक करण जौहर को उनके रिप्रेजेंटेटिव के जरिए ये बताने को बोला गया है कि वो इस वीडियो के बारे में क्लैरिफाई करें कि उस वीडियो के अंदर क्या कुछ हुआ था, अगर कोई इन्विटेशन उसके लिए दिया गया था पार्टी के लिए तो वो संलग्न करें और साथ ही साथ जिस डिवाइस से वो वीडियो शूट किया गया था वो डिवाइस भी एनसीबी के सामने जमा करें ताकि पता चल सके कि आखिर उस रात क्या हुआ था। तो सीधे तौर पर करण जौहर की परेशानियां बढ़ चुकी हैं क्योंकि एनसीबी इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा चुकी है और इस सम्मन के बाद जो करण जौहर की तरफ से जवाब दिया जाएगा उसके बाद आगे इस बात को डिसाइड किया जाएगा कि क्या करण जौहर को भी आगे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या नहीं। ठीक है रुमान, बहुत बहुत शुक्रिया। तो करण की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, कानूनी मामले में वो फंस चुके हैं, उन्होंने वकीलों के जरिए जवाब देना होगा और अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होती है एनसीबी तो कभी भी उनको पूछताछ के लिए बुला सकती है। सब ए लिस्टर से बॉलीवुड के, इसीलिए हमने कहा था अगर आप ए लिस्टर से, अगर आप समाज को प्रभावित करते हैं, और करण जौहर ने खुद ये तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली थी और उन्हीं तस्वीरों के आधार पर अब खुद करण जौहर फंस गए हैं ड्रग्स के मामले में। देश की बहस को आगे बढ़ाते हैं और आज के मुद्दे की बात करते हैं जिसे आपने चुना है। आज का मुद्दा है देश की मुस्लिम राजनीति। क्या मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक हैं और क्या मुस्लिम इसी वोट बैंक के सहारे सत्ता में अपना भागीदारी नहीं लेकिन सत्ता में अपना दबदबा चाहते हैं? इसी पर बात होगी। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को लेकर गोलबंदी भी तेज हो गई है। बंगाल में बिहार मॉडल को आजमाने के लिए ओवैसी ब्रिगेड भी उतरने की तैयारी में है तो ममता की पार्टी टीएमसी परेशान हो गई है। राज्य में 27% मुसलमान आबादी, 100 से ज्यादा
ज्यादा सीटों पर असर डालती है। यही वजह है कि खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों का सारा जोर मुस्लिम वोटों के इर्द गिर्द जाकर ठहर जाता है। देश के राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार नहीं है। देश ने साबानो केस में भी वो दौर देखा था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया और राजनीति में तूफान उठा। सियासत में तारीखें बदली मगर मुस्लिम वोट को साधने का पैटर्न नहीं बदला। ऐसे में सवाल यही है कि मुस्लिम समाज कब तक वोट बैंक पॉलिटिक्स के दायरे में ही सिमटा रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पर खरीद सकता। ये जवाब है AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का ममता दीदी को, जिन्होंने ओवैसी पर बीजेपी से पैसा लेकर अल्पसंख्यकों की राजनीति करने का आरोप लगाया था। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। दरअसल अगले साल 2021 में पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, फिर 2022 में यूपी समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। लेकिन देश की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक पर राजनीतिक पार्टियों की नजर हमेशा रही है। अब अल्पसंख्यकों को लेकर खींचतान कुछ इस कदर हो गई है कि ममता दीदी झल्लाकर सवाल कर रही हैं कि क्या वो कच्चा केला खाएंगी। বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? हालांकि राजनीति के जानकार मानते हैं कि 2014 से लेकर अब तक बीजेपी को ही मुस्लिम वोट बैंक के रुख से फायदा हुआ है। डेवलपमेंट की स्कीम पहुंच रही है, जब टॉयलेट बनती है तो मुस्लिम घरों में भी बनती है, जब ट्रिपल तलाक का लॉ आता है तो मुस्लिम महिलाओं को उससे फायदा हो रहा है। तो ऐसा अब देखने में आया, डेटा भी दिखाता है कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो निर्णायक हो रही हैं और उनका वोट भाजपा की तरफ आता दिख रहा है। अकेले बंगाल की बात करें तो 294 सीटों में करीब 120 सीटें मुस्लिमों से प्रभावित हैं, जबकि यूपी में भी मुस्लिम समुदाय चुनाव में समीकरण को बनाते बिगाड़ते रहे हैं। यही नहीं, देश की राजनीति में कम से कम 2014 के बाद बीजेपी की दिल्ली में बागडोर संभालते वक्त मुस्लिम वोटों ने कई राजनीतिक पार्टियों का गणित या तो गर्त में पहुंचा दिया या गजब ढा दिया। यूपी में जरूरत इसलिए है कि 18.5% मुसलमान है। बिहार में इसलिए जरूरत है कि 16% मुसलमान है। देश की बहस में चर्चा है कि क्या बंगाल में जुबानी जंग मुस्लिम वोट बैंक के लिए हो रही है। ओवैसी बिहार के बाद बाग हैं, तो क्या माना जाए कि मुस्लिम वोटों को भुनाने का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है? मुस्लिम वोट बैंक क्या एक बार फिर चुनावी रस्साकशी में किस्मत चमका सकेगा? तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। क्या मुसलमानों को वोट बैंक की तरह देखा जाता रहा है? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हाँ या ना में हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं। आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर वोट कर सकते हैं। न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। शो के दौरान आपके जवाब कितने प्रतिशत में है, कितने हाँ हैं, कितने ना हैं, देश की बहस के दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं, हम जरूर दिखाएंगे। आपके अगर आपके इस कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, कोई सुझाव है या फिर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो छोटा सा वीडियो बनाकर 9711002266 पर भेज दीजिए। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। कई सारे मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव, जहां ओवैसी भी जाना चाहते हैं, सपा भी चाहती है मुस्लिम वोट उसे मिले, बसपा भी चाहती है, कांग्रेस भी चाहती है, थोड़े बहुत बीजेपी भी तोड़ना चाहती है, लेकिन उसको लगता है कि शायद उससे ना हो पाएगा। वहीं मुस्लिम राजनीति के धुर कहे जाने वाले हैदराबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कारिक प्रदर्शन किया है। भले से उन्होंने ओवैसी को न हिलाया हो, लेकिन टीआरएस को जरूर हिलाकर रख दिया। क्या है इस मुस्लिम राजनीति के मायने? मुस्लिम हमेशा ये कह रहे हैं, खासतौर पर मोदी सरकार आने के बाद, कि हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है। कितनी इसकी हकीकत है? सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मेरे साथ हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है और कांग्रेस के समर्थक है, कांग्रेसी परिवार से आते हैं। मेरे साथ सुबीही खान है जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ तौसीफ अहमद खान है, टीएमसी के सपोर्टर हैं। तौसीफ साहब, आप काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ममता दीदी कच्चा केला खाने की बात कर रही हैं वो, क्योंकि उनको लग रहा है कि मुसलमान वोट तो ओवैसी ले जाएंगे, तो क्या मैं कच्चा केला खाऊंगी? भाई कुछ पके हुए केले भिजवा दीजिए उनको। आप तो उनके समर्थक हैं। और इतना क्या डर ओवैसी आने से? आप लोगों ने तो मुसलमान के लिए वो कुछ किया है पश्चिम बंगाल के अंदर जो शायद पाकिस्तान में लोगों ने ना किया हो। देखिए, आपके पास जो खबर है, जो अल्फाज आप यूज़ कर रहे हैं, ये बीजेपी आईटी सेल द्वारा आपको दिया गया है
और सर मैं ठीक किसी वो आईटी भी सेल को नहीं बंगाल जानता की हूँ, ना मैं राजनीति तो वो समझती, जानता ना हूँ जो संस्कृति अखबारों में समझती, छप रहा है, जिसकी तो मैं फिर स्टडी आपसे हम करता क्या हूँ, उम्मीद कर जिसको मैं सकते हैं? एनालाइज करता हूँ। आप वो मुझे बताइए ना मैं कितने बता रहा हूँ। मदरसों और मौलवियों को तनख्वाह मिलती है बता रहा हूँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मैं में, बता रहा हूँ। जरा बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ। कितने मदरसे और मौलवियों को तनख्वाह मिलती है पाकिस्तान में, बता दीजिए ना। कितने मौलवियों को तनख्वाह देता है पाकिस्तान? ममता सरकार देती है। पाकिस्तान से ज्यादा ही कर रहे हैं ना आप। फैक्ट्स के साथ बात करिए सर, हवा में बात मत करिए मुझसे। परेशान ना होए, अभी मैं आपको एक्सपोज करता हूं। परेशान ना होए माँ, परेशान ना होए। आपकी देखिए यही परेशानी है। अभी आपको मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं तो शांति रखिए, आप अपने आप को एक्सपोज होने दीजिए। आपने क्या बोला, कच्चा केला खाएंगे? ये कहां से आपने यहाँ पर एक्सपोज होने के लिए आप खुद मुसलमानों के लिए वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की सरकार नहीं कर पा रही है, ममता सरकार कर रही है। हकीकत है ये। मुझे बता दीजिए ना, पाकिस्तान में मौलवियों को कितनी तनख्वाह दी जाती है महीने की, बताइए ना। मैं एक्सपोज होने के लिए तो नहीं बैठा हूं, बताइए पाकिस्तान में एक मौलवी को कितनी तनख्वाह दी जाती है और पश्चिम बंगाल में कितनी दी जाती है? आपने बोला कच्चा केला, उसे कहते हैं काचा गोला। ये एक मिठाई होता है, रसगुल्ला होता है, वैसे काचा गोला होता है। रसगुल्ला में रस रहता है, काचा गोला जो है वो सूखा होता है। थोड़ा जानकारी कीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आइए, बीजेपी आइडिया, अब बीजेपी मीडिया सेल, आईटी सेल से बाहर आइए, थोड़ा आइए बंगाल में आइए। बंगाल में आकर के यहाँ के मिष्टी खाइए, मिष्टी दोई खाइए, रसगुल्ला खाइए, काचा गोला खाइए। तब आप जो है नेशनल टीवी में बैठ करके अपनी बेइज्जती इस तरीके से नहीं करवाएंगे कि तौसीफ खान क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं? कच्चा गोला मेरे घर में रोज आता है, मेरा फ्री का। आपको पता नहीं है, आपको तौसीफ खान पता नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा। घर की बातें मैं नेशनल टेलीविजन पर करना नहीं चाहता हूँ। मुझे पूरा ये पैनल के ज्यादातर लोग जानते हैं कि मेरी पत्नी खुद एक बंगाली है, इसलिए मुझे ज्यादा ज्ञान गणित बंगाली मिठाई के बारे में दीजिए बता। एक्सपोज कर दिया अपने आप को। तौसीफ खान, आपकी पार्टी अपने आप को एक्सपोज कर रही है। मुझे एक्सपोज करके ना करके आपको क्या फर्क मिल जाएगा? और मुझे एक्सपोज करके 10 मुसलमानों के वोट आपको ज्यादा मिल जाए तो मुबारक हो। पॉइंट पर बात करिए। आप उनको कच्चा केला कह रहे हैं, पॉइंट पर बात करिए। ठीक है, चलिए हो गया। अब मुद्दे पे आइए, अब मुद्दे पे आइए। छोड़िए, आप ज्यादा बेइज्जती अपनी मत कराइए, मुद्दे पे आइए। देखिए ममता बनर्जी एक चेहरा है, कौन बैठा है यहाँ पर? बंगाल में एक लीडर है, चीफ मिनिस्टर है, संघर्ष करके लड़ी आई हुई 40 साल से यहाँ की राजनीति में एक चेहरा है जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो चीफ मिनिस्टर की दावेदार हैं। 2021 में वो जनता को, बंगाल की जनता को कहेंगी कि मुझे वोट दो, मैंने काम किया है। वो गिनाएंगी सबुज साथी प्रोग्राम, वो गिनाएंगी अपना कृषि प्रोग्राम, वो बताएंगी अपना महिलाओं को जो उन्होंने सहायता दिया है, चाहे वो शादी के वक्त 25,000 रुपए देने का काम हो, चाहे वो उनको पढ़ाई लिखाई में स्कूल की एजुकेशन फ्री करने का काम हो, वो गिनाएंगी। वो साथ में गिनाएंगी अपना मेडिकल असिस्टेंस प्रोग्राम, जो 5 लाख का इंश्योरेंस दिया गया हो, स्मार्ट कार्ड के थ्रू पेपरलेस कैशलेस जो फैसिलिटी उन्होंने दिया है, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल हो। ममता बनर्जी दावेदार है चीफ मिनिस्टर के लिए। बीजेपी से कौन है दावेदार? ठीक है, दावेदारी रह के छूट जाएंगे मुझे लग रहा है। ममता बनर्जी के खिलाफ किसको खड़ा किया जाएगा? जिस तरह से उनके प्रवक्ता बने हुए हैं, वो दावेदारी रह के छूट जाएंगे। लेकिन आपने मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान में मौलवियों को कितनी तनख्वाह मिलती है जो पश्चिम बंगाल सरकार दे रही है, इसका जवाब दे दीजिए। पाकिस्तान में क्या मौलवियों को तनख्वाह मिलती है सरकार की तरफ से? अगर नहीं तो पश्चिम बंगाल सरकार मौलवियों को तनख्वाह क्यों दे रही है, इसका जवाब दे दीजिए। क्या पाकिस्तान में मौलवियों को तनख्वाह मिलती है सरकारी खजाने से, हाँ या नहीं? जवाब दीजिए। पाकिस्तान की न्यूज मैं नहीं रखता, मत रखिए, बहुत अच्छी बात है। सुधांशु त्रिवेदी जी, देश में ये क्या राजनीति है कि आप सबसे पहले अनाउंस करते हैं कि हम मस्जिद के मौलवियों को तनख्वाह देंगे, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी नहीं करता। ये कौन सी राजनीति है बताइए? देखिए, अभी तौसीफ जी ने सारे अब दुर्गा पूजा में 50,000 रुपए दुर्गा पूजा पंडाल को दिया गया है, ममता बनर्जी ने ये किया है, पैसा दिया गया, वो भी बात कीजिए। सर पहले किसको दिया गया इस पे बात है ना, पटाना किसको था इस पर बात होती है। वो तो आपने मजबूरी में दिया। अब कृपया सुधांशु जी को बोलने दीजिए। आपने पूरे 5 मिनट लिए। बड़े विकास कार्यों की बात कही, हर एक पंडाल को इनके यहाँ द्वारे सरकार इन्होंने एक कार्यक्रम लिया, मगर मुझे समझ में नहीं आया कि ममता जी को ओवैसी से किस बात का डर? कौन सा ओवैसी विकास का वोट लेने आए हैं?
कि बेरोजगारी का वोट लेने आए हैं, कि नौजवानों का वोट लेने आए हैं? बताइए ना कि किसानों का वोट लेने आए हैं? मुंह से मास्क हट गया जनाब। वो ओवैसी जिस वोट को लेने आए हैं, छटपटाहट उसके लिए है। ये विकास हमने ये किया, वो किया, कितना किया वो तो जनता को पता है, पर वो भी सब तो दिखावा था, वो तो चेहरे पर नकाब था, वो चेहरे का हिजाब था जो अब हटता जा रहा है, और वो लग रहा है कि ओवैसी उसी को लेके आ रहे हैं। अभी दीपक जी ने एक बात कही तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, बांग्लादेश बगल में मुस्लिम देश है, वहां जमाते इस्लामी पे शेख हसीना की सरकार ने जो कार्रवाई की, ये बता सकते हैं कितने मुस्लिम आतंकवादियों पे कार्रवाई की? यहां कुछ नहीं। बांग्लादेश में तो आप उर्दू में पोस्टर नहीं देखेंगे, पर यहां तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम सांसद संसद में उर्दू में ही बोलेंगे, और यहां पे आप उन इलाकों में खूब उर्दू देखेंगे। अब बताइए, बांग्लादेश तो अलग हो गया पाकिस्तान से उर्दू और बांग्ला के मामले पे, और आपके लिए बांग्ला सेकेंडरी और उर्दू प्राइमरी हो गई। इसलिए मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, समस्या यहां और कुछ नहीं। अगर ममता जी को कॉन्फिडेंस होता तो कहते कोनो ओवैसी आ जाए, मगर हकीकत जानते क्या है दीपक जी? मैं पहले भी एक बोल चुका हूं कार्यक्रम में, देखिए जाड़े का समय है, तो इस समय तमाम कंपनियां आती है, कहती मेरा च्यवनप्राश ज्यादा असली है, इसमें ज्यादा बढ़िया जड़ी बूटी है, भाई तू उधर वाले च्यवनप्राश से मत जा, मेरे वाला च्यवनप्राश दे। तो समस्या क्या है कि इस समय मुस्लिम वोट, वो बेचारा एक वोट ऐसा है जो कि च्यवनप्राश हो गया है, सब च्यवनप्राश वाले उसके पास आ खड़े हैं। ममता कह रही है मेरा ज्यादा अच्छा है, लेफ्ट कह रहा मेरा ज्यादा अच्छा है, कांग्रेस कह रहा मेरा ज्यादा अच्छा है, अब एक और कूद पड़ा आके उसमें ओवैसी, वो कह रहा मेरा ज्यादा अच्छा है। और समस्या जानते हैं इनको क्या है? आपने अभी कहा कि मौलवियों को वजीफा देने की शुरुआत की इन्होंने, उसके बाद इन्होंने दुर्गा पूजा के मुहर्रम के लिए उसको रोकने की बात की। ममता जी की एक बेहतरीन वाली तस्वीर होती थी, वो तस्वीर भी लगवाई, बहुत कुछ किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने अपने एक मंत्री फरहाद हाकिम के द्वारा यह भी कहलवा दिया कि देखो भाई ये इलाका मिनी पाकिस्तान है। अब भैया एक कूद पड़ा उससे बड़ा वाला, जो कहता था 15 मिनट मुझे दो आर पार कर दूंगा, तो दूसरा वाला कहता 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। तो ये तो एक जवाबी कव्वाली हो गई ना, कौन ज्यादा ऊंचा सुरताल बना लेगा कि वो हमारी तरफ आ जाए, उसकी समस्या है। अब एक आपको याद हो ना, पुरानी एक फिल्म थी जिसमें वो मैं हूं नंबर 1 गवैया गाना था, जिसमें कादर खान और गोविंदा दोनों सुर में सुर लगाते हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ वैसा ही सीन यहाँ क्रिएट हो गया है, एक और गवैया आ गया, तो ज्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है कि भाई कहीं ये मुझसे ज्यादा बड़ा सुरताल न ले जाए। हकीकत में न विकास, न बंगाल की कोई प्राइड। अरे मां माटी मानुस कहने वाली वह पार्टी, जहां के मानुस ने इस माटी को अपनी मां मानकर वंदे मातरम का उद्घोष किया। और मैं कहना चाहता हूं, वंदे मातरम आपको पता है पहली बार 1896 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की। किसी मुस्लिम को आपत्ति नहीं थी, मगर अफसोस कि आज वहां पर जहां वंदे मातरम के ऊपर, जिस माटी के ऊपर बोलने के लिए सवाल उठता हो, वो लोग मां माटी मानुस की बात करते हैं। तो बंग का भद्र लोग बहुत समझदार है, और वह नीड़ छीर विवेक कर सकता है कि कौन सही कर रहा है कौन गलत। ठीक है, मैं सीधे अंजलि सिंह, मेरी एक दर्शक दिल्ली से जुड़ी है, उनके पास चलूंगा। लेकिन सुधांशु जी, इसमें आपकी खुशी दिखाई दे रही है कि ओवैसी आ गए, ममता भी झगड़ रही है, कांग्रेस भी झगड़ेगी, वाम दल भी झगड़ेंगे, और इसके बाद ध्रुवीकरण आपके पक्ष में हो जाएगा। तो आपकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खुशी दोनों दिखाई दे रही है। आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन अंजलि सिंह के पास चलता हूं। दिल्ली मेरी एक दर्शक है। अंजलि जी, क्या कहेंगी इस मुस्लिम और माइनॉरिटी राजनीति के बारे में? क्या सब वोट बैंक के पीछे लगे? शुक्रिया दीपक जी, मुझे अपने साथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए। और जैसा कि मैं देख भी पा रही हूँ, समझ भी पा रही हूँ कि सभी जितने भी राजनेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, मुस्लिम वोट को खींचने में लगी हुई हैं। ये कहा जा सकता है, कहावत यहाँ पर चरितार्थ होगी कि एक अनार 100 बीमार। जिस तरीके से रबड़ को खींचने में हर कोई लगा रहता है कि ये मेरी तरफ आ जाए, ये मेरी तरफ आ जाए, तो उसी तरीके देखा जा रहा है कि मुस्लिम वोटों को खींचने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर पार्टी मैदान में दिखाई दे रही है। लेकिन देखा जाए तो ओवैसी, अज़दुद्दीन ओवैसी की बात करें तो मुस्लिम वोट वो अपनी ओर आकर्षित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लगता है? देख लिया तौसीफ खान, कंपटीशन आ गई। हमारी एक दर्शक भी कह रही है कि अकबरुद्दीन ओवैसी अब ज्यादा डिमांडिंग हो गए ममता बनर्जी से। और दूसरी बात, सुधांशु जी मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। और दूसरी बात, आपने कहा कि आपने दुर्गा पूजा के लिए भी पंडालों में पैसे दिए, तो वो सर्कुलर क्यों निकाला कि मुहर्रम के जो ताजिए जाए उनको प्रायोरिटी दी जाए? इसका भी लॉजिक समझा दीजिए, जिसको लेकर बड़ी नाराजगी हुई थी पूरे पश्चिम बंगाल में। इसका भी लॉजिक बता दीजिए, फिर तहसीम और सूबी के पास जाऊंगा। सुधांशु जी का जवाब लिखिए।
देखिए, आपने ओवैसी की बात कही। सुधांशु जी, तौसीफ को टाइम दिया 1 मिनट के लिए सर। 1 मिनट तौसीफ का। तौसीफ बोलिए। ओके। देखिए, आपके टीवी में जो अभी जो दर्शक आई थी, उन्होंने सही कहा है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि बिहार का जो रिजल्ट है, बिहार में सफलता मिली है एमआईएम को, लेकिन बिहार में और बंगाल में देखिए फर्क है। बिहार में एमआईएम पहले से थी, पहले उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो हारे, शायद एक सीट जीता भी था, और इस दफ़ा वो जो है वो ज़्यादा सीट 5 सीट के लगभग जीत गए। तो बिहार के से आप बंगाल को तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि बंगाल में ओवैसी कहीं नहीं है, ना उनका कोई पार्टी ऑफिस है, ना कोई उनका कार्यकर्ता है, बल्कि तो बिहार में कौन सा उनका पार्टी ऑफिस था? 10-15 दिन पहले बिहार में कौन सा पार्टी ऑफिस था? बिहार में कौन सा एमएलए था अपने उनका? आपको कहते थे कि वो एमआईएम, कुछ नहीं था। तौसीफ खान, कुछ नहीं था बिहार में उनका। बिहार में वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। बोलिए, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? क्या वो पहले चुनाव लड़ चुके हैं या नहीं लड़ चुके? पहली बात। सर, आप दूसरी बात कि बंगाल में वो कभी चुनाव नहीं लड़े। एमएलए था, मैं कह रहा हूं, और आपकी यहाँ पे दोनों जो जानकारी उनके गलत है। कुछ कार्यकर्ता आप थे, भी अपनी उन्होंने बेइज्जती तृणमूल कराने ज्वाइन गलत कर लिया। जानकारी देके जो आप मुझे कह रहे थे। मैं आपको कह रहा हूं कि बिहार में पहले वो लोग चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा, ठीक है। क्या नहीं लड़ा उन्होंने? क्या उनकी प्रेजेंस वहां पहले नहीं थी? उस तरीके से अगर बंगाल में मान लिया जाए कि कुछ लोग थे, बंगाल में 15 दिन पहले ही 10 से ज्यादा कुछ लोग जो कहते थे अपने आप को कि वो एमआईएम के नेता है, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तृणमूल भवन में तृणमूल को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। हाँ, अगर बीजेपी आ रही है तो शायद वो अपने साथ उनको लेकर के आ रही है। उसके फर्जी कार्यकर्ता ज्वाइन करवा रहे हो तृणमूल में। इतना डर गए आप ओवैसी से कि उनकी पार्टी तोड़ने लगे आप? इतना डर गए तौसीफ खान? नहीं, किसने ये? आप कह रहे हैं पार्टी नहीं है, आप कह रहे हैं, बीजेपी की मीडिया सेल कह रही है कि ममता बनर्जी डर गई। कैसे डर गई? अरे डर नहीं गए होते तृणमूल भवन में, क्यों एमआईएम के लोगों को ज्वाइन करवाते? वो बेचारे खुद ही कह रहे हैं कि एमआईएम नहीं आना चाहिए। उस पार्टी के लोगों को एमआईएम नहीं आना चाहिए, ये वो खुद कह रहे हैं। चलिए, ठीक है। वो खुद कह रहे हैं, सुधांशु जी कि यहाँ एमआईएम नहीं आनी चाहिए और यहाँ उनसे कोई काम नहीं होगा, वो जीत नहीं पाएंगे, सिर्फ वोट काटेंगे, इसलिए हम तृणमूल ज्वाइन करेंगे। तो तृणमूल ने डिसीजन लिया कि ठीक है, उनको लेना है तो उनको ले लिया, वो उनका डिसीजन है। आप जो बोल रहे हैं दर्शक उसका मतलब समझ रहे हैं, लेकिन सुधांशु जी, ये वही ममता बनर्जी है जो कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में संसद के वेल में घुस के स्पीकर तक पहुंच जाती थी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालो। अब उनके लिए कहती हैं कि ये तो दूध देने वाली गाय है, लात भी खाऊंगी इनकी। देखिए, जो ममता जी ने जो कार्य किया था, वो स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में नहीं, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जमाने से आज तक कभी नहीं हुआ था। स्पीकर के ऊपर फाइल फेंक दी गई हो। इस बार अभी राज्यसभा में हुआ है, पिछली बार। तो आप ये समझिए कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया किस मुद्दे के लिए? बांग्लादेशी घुसपैठी और आज एकदम पलट गई। इसे कहते हैं इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये जो ओवैसी है, हम राजनीतिक नफे नुकसान के साथ चीजों को नहीं देखते। अगर देखते तो यूपी चुनाव से पहले नोटबंदी नहीं होती और गुजरात चुनाव से पहले जीएसटी नहीं होती। ओवैसी देश के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। क्यों? याद करिए, आज से 100 साल पहले जब आप कट्टरपंथी ताकतों के आगे झुकना शुरू करते हैं, जिन्ना ने क्या किया था? पहले कांग्रेस थी जो ये कहती थी कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग उसने मान ली। उसके बाद क्या हुआ? जिन्ना ने कहा मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा क्योंकि यह हिंदू उपाधि है, कांग्रेस ने मान लिया। फिर उसने कहा वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, कांग्रेस ने मान लिया। फिर जिन्ना ने कहा अब कब तक लाल बाल पाल और गांधी जी के पीछे खड़े रहोगे, मेरे पीछे खड़े हो जाओ। वही हरकत, ट्रिपल तलाक, धारा 370, श्री राम जन्मभूमि, कॉमन सिविल कोड, सब पे आप ओवैसी जैसे लोग यहां में हां मिलाते हैं। आज ओवैसी कहता है कब तक मुलायम सिंह, लालू यादव, ममता बनर्जी और राहुल गांधी के पीछे खड़े हो गए? हमारे पीछे खड़े हो जाओ, अपना नेता चुनो। अपना वर्ड कहता है, और पार्टी का नाम क्या है? मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, यानी मुसलमानों में इत्तेहाद यानी एकता के लिए समर्पित पार्टी। तो भाई ये तो आप ही ने खड़ा किया है। ये जिन्ना का भी 100 साल पहले
कांग्रेसियों ने खड़ा किया था, यानी आज के तथाकथित सेकुलरवादियों ने आज 100 साल बाद उनका पुनर्जन्म जो करवा रहे हैं ये ओवैसी के केस में, वो इन्हीं लोगों ने खड़ा किया है। अब आपको अपने ही जिन्न से डर लग रहा, मैं कह रहा हूं ये हमारे आपके डरने की बात नहीं, ये देश के लिए डरने की बात। लेकिन सुधांशु जी, उस जिन्न से आप तो बड़ा खुश होते हैं, आपको लगता है कि बार बार ये जिन्न बोतल से बाहर निकले, मजा आएगा, मुसलमान वोट बटेंगे, आपको हिंदू वोट मिलेंगे। ये भी आपकी राजनीति है, स्वीकारना चाहिए आपको बिना संकोच। दीपक जी, जो ये कहे कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, जो कहे मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, जो कहे कहां संविधान में लिखा है कि राष्ट्रीय गान बजे तो हमें खड़ा होना चाहिए, जो कहे इस देश में शरिया अदालतें होनी चाहिए, जो ये कहे कि ट्रिपल तलाक गलत है, जो कहे कि वहां तथाकथित बाबरी मस्जिद है, कोई सामान्य व्यक्ति समझ सकता है ये बातें सुन के किसी भाजपा कार्यकर्ता के मन में पीड़ा उत्पन्न होती होगी या प्रसन्नता उत्पन्न होती होगी। हकीकत में था इनके दिल में प्रसन्नता उत्पन्न होनी थी, मगर अभी वो कंपटीटर बन गया है, मतलब गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हो गया है, समस्या इनके लिए हो गई। सीधे चलता हूं तहसीन पूनावाला के पास। तहसीन पूनावाला, देखिए, जिन्ना ही थे जिन्होंने गांधी जी को महात्मा नहीं बोला, और क्या आपको लगता है कि वही सोच इस देश में वापस आती जा रही है? क्योंकि उसी सोच का एक परिणाम मैं थोड़ी देर बाद ब्रेक करने जा रहा हूं। आप मुझे बताइए तहसीन पूनावाला, क्या कांग्रेस वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने अनावश्यक तौर पर माइनॉरिटी वोट बैंक को साधने के लिए दुनिया भर के कॉम्प्रोमाइज किए और आज उसी का शिकार हो गई? दीपक भाई, अव्वल मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपके शो में शिरकत करने का मुझे मौका मिला, लेकिन जैसे आपने सुधांशु जी को नहीं टोका, आप मुझे भी नहीं टोकोगे। पहले से ही विक्टिम कार्ड। अरे नहीं टोकूंगा मेरे भैया, मैंने उसको तौसीफ भाई को नहीं टोका, आपको क्यों टोकूंगा? पहले से ही आप विक्टिम कार्ड में शुरू हो जाते हैं। मतलब शाहीन बाग सिंड्रोम शो के शुरू में आ गया कि मैं तो विक्टिम हूं, दीपक भाई मुझे रोकेंगे। बोलिए, 1 मिनट आपके, टोकूंगा नहीं। मेरी राय तर्क की बात बोलिएगा बस। आप मेरी राय में लगे, आप तौसीफ को टोक रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूं, अपनी बात क्लियर करता हूं। आपने इतिहास से शुरू किया, आपने आरएसएस यानी कि हिंदू महासभा जो संघ परिवार, उसके बारे में आपने बात की, और बंगाल की बात हो रही है तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी, और पंजाब में भी उस वक्त थी, और आज भी इनका साथ में फील्डिंग चल रहा है। आज भी मोहन भागवत और ओवैसी एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर मोहन भागवत को रहना है तो ओवैसी को रहना होगा, और ओवैसी को रहना है तो मोहन भागवत को रहना होगा। ये दोनों इस मुल्क को बांटना चाहते हैं। जिन्ना ने महात्मा गांधी को महात्मा नहीं कहा, और आरएसएस ने मिठाई बांटी जब महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे ने शहीद किया। अब मैं आज की बात पर आता हूं। देखिए, ओवैसी कांग्रेस के साथ 2011 में मत में थे, अलायंस पार्टनर थे। उन्होंने एक बहुत गलत भाषण दिया हमारी देवी देवताओं के बारे में, और कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी की 56 इंच का सीना था और दिमाग था कि उसको जेल में बंद किया। लेकिन आज ओवैसी बीजेपी सूबों में जाकर इतनी गंदी बातें करता है, जैसे सुधांशु जी ने उदाहरण दिया, कर्नाटका में जाकर कहता है 15 वर्सेस 100 जो भी वो बातें करता है, उस पर एफआईआर भी ये लोग दाखिल नहीं करते। क्यों? और ओवैसी का रिकॉर्ड है कि जहां पर कांग्रेस की हुकूमत है उसको अलाउ नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। लास्ट चीज करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। देखिए, अगर सुधांशु जी कहते हैं कि हिंदू इसलिए नाराज होते क्योंकि मुसलमान वोट के पीछे सब लोग जा रहे, को बता दे आज इस शो के ऊपर, अगर बीजेपी पावर में आती है वेस्ट बंगाल में, क्या आप बीफ बैन लाओगे वेस्ट बंगाल में? क्या में हो कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज बने? आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आप इस पर बात कीजिए। ठीक है, जवाब लेंगे सुधांशु जी से, लेकिन तो आपको कहा था मैं नहीं टोकूंगा, आपको टोकना पहली लाइन में ही बनता था, क्योंकि मैंने एक शब्द भी नहीं बोला संघ परिवार का, और आपने मेरी तकरीर के साथ शुरू में ही संघ परिवार जोड़ दिया। मेरी माँ इसके लिए कहावत कहती थी, बड़ी खाटी लखनवी थी, उनका कहना था सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। आपको भी वही हरा हरा दिख रहा है। सीधे चलता हूँ सुधांशु जी के बाद। सुधांशु जी बताइए, जवाब दीजिए तहसीन जी की बात का। देखिए, इनको इस कदर हरा हरा दिख रहा है चारों तरफ कि ये भेद ही नहीं कर पा रहे हैं कौन सी पत्ती है कौन सी घास है। और तृणमूल में भी सब कुछ हरा दिखता है, पर उसमें तृण कहाँ है और मूल कहाँ है वो अभी समझना चाहिए। सिर्फ हरे रंग से सब कुछ नहीं हो जाता है। और आपने तहसीन जी जो आपने बात कही, मैं आपकी बात की शुरू से ही एक बात कहता हूं। आपको पता है कि 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मोहम्मद अली जिन्ना कहां से चुन के गए थे? न लाहौर से, न कराची से, न पेशावर से, न रावलपिंडी से, और न ढाका से, न चिटगांव से, मुंबई से चुन के गए थे।
और आपको पता है कि बंगाल में हमें क्यों समर्थन करना पड़ा था? डॉक्टर अम्बेडकर कहां से चुन के आए थे? कांग्रेस ने इंश्योर किया था कि आज का जो हिंदुस्तान है उसमें से जहां जहां उनका प्रभाव था कहीं ना चुन के आए, वो चटगांव से चुन के आए। इसलिए अगर आप उस जमाने के जाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये वही बंग भूमि है जहां पर कि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन के लिए ऐलान किया था जिन्ना ने, और सोहरावर्दी के नेतृत्व में दंगे हुए थे। अब किसी ने नहीं कहा था जिन्ना बाहरी आके यहां दंगे करा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बंगाल की जनता ने यह देखा है, विकास के लिए हम समर्पित हैं, पर विनाश की संभावनाओं को रोकने के लिए भी हम कटिबद्ध हैं। अन्यथा ये वही बंगाल था जिसका कर्जन ने 1905 में विभाजन कराया। हिंदू मुस्लिम एक साथ वंदे मातरम गाते थे, 1911 में उसे वापस लेना पड़ा। मगर क्या हो गया 40 साल में? 40 साल में डायरेक्ट एक्शन हो गया और बंगाल का इतना बड़ा विभाजन हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, इतिहास से सबक लीजिए, और जो इतिहास से सबक नहीं लेते वो इतिहास दोहराने पे बाध्य होते हैं, क्योंकि आइंस्टीन ने भी कहा है ये टाइम सर्कुलर लूप में चलता है, टाइम स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। इसीलिए हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी काल चक्र कहा गया है, काल की रेखा नहीं कही गई है। इसलिए वो बार बार लौट लौट के आता है मान्यवर। इसलिए एक बार जो गलती हो गई नहीं समझेंगे तो जब काल चक्र आएगा वही फंदा आपके गले में फिर फंस जाएगा। ठीक है, सीधे सवाल तौसीफ खान से रहता हूं। तहसीन भाई आपके पास आऊंगा। तौसीफ जी, बड़ी सीधी सी बात है, वंदे मातरम बंगाल की भूमि से निकला। मुझे नहीं लगता इसको गाने में आपको कोई आपत्ति होनी चाहिए, या भारत माता जय बोलने में। क्या आपको इन दोनों पर आपत्ति है? तौसीफ खान, सीधा सवाल। बिल्कुल आपत्ति नहीं है। और ये सुधांशु जी अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ने बोला था, शायद आपके चैनल में नहीं तो दूसरे चैनल में आज ही बोला था, कि बंगाल की जमीन में हिंदू मुस्लिम ने साथ मिलकर गाया था ये वंदे मातरम। और इससे उनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि बंगाल की संस्कृति कैसी है। यहाँ पे ये कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। यहाँ पे कोई कम्युनल पॉलिटिक्स को आप नहीं मानेंगी। यहाँ की जनता, आप यहाँ की जनता को आकर के काम की बात कीजिए, काम दिखाइए तो ठीक है। वंदे मातरम जब लेकिन गाया अगर जाता है तो भारत माता की जय बोला जाता है। आप नेशनल टेलीविजन पर बोल दीजिए। मैं कुछ प्रूव करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तो भारत की माता की जय के लिए बोल रहा हूं। माँ माटी के लिए बोल दीजिए, माँ माटी के लिए बोल दीजिए। आपका तो नारा है ना, माँ माटी। देखिए परेशानी कहाँ पे है, ये परेशानी ऐसे हो जाती है। देखिए अब देखिए, आप माँ के लिए नहीं बोल, भारत माँ की जय बोल दीजिए। आपका तो नारा है माँ माटी और मानो। कहेंगे भारत सर्टिफिकेट आप बांटेंगे। अरे आप सर्टिफिकेट बांटेंगे, मैं कौन सा सर्टिफिकेट बांट रहा हूँ भाई? आप सर्टिफिकेट बांटेंगे तो उससे आपत्ति है कि आप कौन सा सर्टिफिकेट बांटने वाले? बिल्कुल आप सर्टिफिकेट बांटते, आप तो सर्टिफिकेट बांटने बैठ गए। मैं कौन होता हूँ? अभी मैंने बोला कि कोई आपत्ति नहीं है, अभी मैंने बोला कि कोई आपत्ति नहीं है, मिल करके बोला है यहाँ पे लोगों ने। अब आप सर्टिफिकेट बांटने बैठ गए। ये है आरएसएस का संघ परिवार का प्रोपेगेंडा जो अब आप कर रहे हैं। एक साथ बोलते हैं, आप बोल रहे हैं, एक साथ बोलते हैं। और बीजेपी और आरएसएस वाले आप लोग मिल करके बोलते हैं। सर तौसीफ भाई, मैं और आप बोल देते हैं, आप मेरे भाई हैं, बोल दीजिए मेरे साथ मिलके भारत माता की जय या भारत माँ की जय। माँ माटी और मानुष तो आपकी पार्टी का नारा है ना, मिलके बोल देते हैं हम भारत माता की जय। दिक्कत क्या है? मैं और तहसीन मिलके बोल देते हैं, मैं और सुबी मिलके बोल देते हैं, मैं और सुधांशु जी मिलके बोल देते हैं। भारत माता की जय बोलने में दिक्कत क्या है? नहीं, मैं एक बात कह दूं दीपक जी, सुधांशु अनुमति हो तो एक बात खामोश हो गए आप। ये वंदे मातरम लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो आरएसएस के नहीं थे। पहली बार गाया गया कोलकाता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में, वो आरएसएस के नहीं थे। जब देश आजाद हुआ और हमारा राष्ट्रगान भी तब तक अस्तित्व में नहीं था, 14-15 अगस्त 1947 की रात, उस समय सुचिता कृपलानी ने जब गाया तब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुरू हुई, वो आरएसएस की नहीं थी। 1952 में जब पहला शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, मौलाना आजाद शिक्षा मंत्री थे, तब वंदे मातरम भी गाया गया और सरस्वती वंदना भी, वो आरएसएस के नहीं थे। तो कहां आरएसएस आ गया भाई? इसका मतलब आप तो अपने ही नेताओं को रहमतुल्लाह सयानी से लेके मौलाना आजाद तक, बंकिम चंद्र चटर्जी से लेके सुचिता कृपलानी तक, और हर संसद के अधिवेशन में गाया जाता है। संसद आरएसएस की नहीं है, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया जाता है, कांग्रेस आरएसएस की नहीं है। फिर कहां वंदे मातरम को आरएसएस से जोड़ दिए? इसीलिए कहते हैं दिल में कुछ और चेहरे पे कुछ और। तौसीफ भाई, भारत माँ की जय तो बोल दीजिए। माँ माटी मानुष तो आपकी पार्टी का, जिसकी आइडियोलॉजी को आप फॉलो करते हैं, उसका नारा है। भारत माँ की जय तो बोल दीजिए।
सुन लीजिए। अरे सर अच्छा, क्यों नहीं ठीक बोल है, रहे सुन लीजिए। हैं? मुझे बताइए ना, अच्छा, अपनी सुन माँ लीजिए। की जय बोलने में क्या बीजेपी के आपत्ति जो हो नेता सकती है है? सुब्रमण्यम स्वामी, अपनी वो माँ क्यों की कह जय रहे बोले हैं तो कि सिर्फ जन गण इधर मन तो बदल दो? बचाइए ना। बीजेपी के जो आप नेता मेरी हैं बहुत सुब्रमण्यम बेइज्जती कर रहे हैं, स्वामी, जो मैं वो क्यों कह रहे हैं बेइज्जती कि सहने को हमारा तैयार हूं, लेकिन इतना बोल दीजिए राष्ट्रगान जन गण मन बदल दो? वो कौन होते बोलने वाले? जिनको कहां से कहां पहुंच गए? जिनको ठीक उनके है, यूनिवर्सिटी से ना मेरा यह भगा सवाल दिया है, गया, ना इस बहस जहां का पे वो आर्गुमेंट है। प्रोफेसर मैं सीधे थे, सुबीर के उनको पास वहां चलता हूं। भगा दिया गया। सुबीर, सुब्रमण्यम स्वामी, मानुष तो वो इतना कह है रहे हैं ना। कि मुझे रविंद्रनाथ बताइए, भारत टैगोर माँ की का जय क्यों नहीं बोल लिखा रहे? हुआ जन गण मन बदल दो। क्यों बदल दो? आप कौन होते बदलने वाले? आप अरे सर, कहां आरएसएस से की कहां आप बात कर रहे आरएसएस हैं? का तरफदारी तौसीफ करते भाई, हैं। ना ये आरएसएस के मुद्दा है ना इस पर बहस हो रही है। सुबीर खान, नागपुर ये बड़े प्रोग्रेसिव बातें कर रहे थे अभी, विकास की, हर घर तक जाने की। अब सब इनको नहीं क्या हो लगाया गया? गया भारत था। माँ की जय क्यों नहीं बोल रहे? आजादी सुबीर के खान, बाद भी जी, 5 डेकेड तक दीपक जी, क्यों तौसीफ वहां जी, पे बहुत- नेशनल फ्लैग नहीं लहराया गया? अरे सर छोड़िए ना। दूसरों की भी बात सुन लीजिए। दीपक जी प्लीज इनको बोलिए कि बात सुन लें, कि मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मुझे भी बोलने का मौका मिले। देखिए, वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने पे तो ये अभी ऑफेंड हो गए कि आप सर्टिफिकेट बांटेंगे। अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ, ये सबसे पहले नेशनल टीवी पे कूद के मुझे बुरा मुसलमान होने का सर्टिफिकेट यही बांटेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दीपक जी, मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स, या जो मतलब मुसलमानों को एक अलग से जो वोट बैंक देख के राजनीति करते हैं, ये इतना ट्रिवियल चीज नहीं है जितना ये लोग पैनल पे बैठ के बनाने की कोशिश करते हैं, तौसीफ खान जैसे जी। देखिए दीपक जी, हम सभी को पता है कि जिन्ना भी पहले मुसलमानों का नेता बनकर और अपीजमेंट करके ही उभरा था। ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट की राजनीति होती है, मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स होती है, ये एक स्टेज के बाद द्विराष्ट्रवाद जैसी एक खतरे को जन्म देती है, जिसके कारण हमारे भारत का विभाजन हो चुका है। लेकिन वो विभाजन पे ही द्विराष्ट्रवाद की थ्योरी रुकी नहीं है, वो एक वैचारिक अनुकूलता हमारे देश में आज भी दिखती है। तभी ये लोग हमेशा, अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी कोई कानून आएगा एनआरसी, तो कूद जाएंगे। कोई अगर ह्यूमन राइट्स के लिए कोई कानून आएगा सीएए, तो कूद जाएंगे। इनको अपनी पैरेलल लॉज चाहिए, पैरेलल जुडिशरी चाहिए, पैरेलल एजुकेशन सिस्टम चाहिए। भारत के पैरेलल ने पूरा एक अपना एक टू नेशन थ्योरी को अंजाम देते हुए एक सिस्टम खड़ा करना है। इन्होंने बोला कि इनकी ममता बनर्जी ना कुछ काम गिनवाएंगी जो उन्होंने बंगाल में करे। मैं भी कुछ गिनवाना चाहती हूँ। जब नागरिकता कानून के विरोध में ममता बनर्जी सड़कों पे उतरी पड़ी थी, इत्तेफाक से मैं उस वक्त बंगाल में ही थी, मैंने देखा है दीपक जी 25 से 30 बसें जलवा दी गई। सीएम की सरपरस्ती में, सीएम की नॉलेज में पूरे रेलवे स्टेशन में ट्रेन जला दी गई, रोड्स ब्लॉक थी। एक ऐसे कानून के खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूशनली पास हुआ है, पार्लियामेंट में पास हुआ है, और उसी टाइम पे साध्वी सरस्वती जी एक बहुत पीसफुल धर्म सम्मेलन करना चाह रही थी, उनको ममता बनर्जी ने हाउस अरेस्ट करवा दिया था। अपनी आंखों देखी बिल्कुल बात बता रही हूँ आपको। एक पीसफुल धर्म सम्मेलन बंद करवा के बंगाल में आग लगवा रही थी ममता बनर्जी। हज हाउस वहां पे ऐसे महलों जैसे बने हुए, और कालीघाट मंदिर को ऐसी जर्जर अवस्था में कर रखा है, जिस मंदिर के नाम पे कोलकाता शहर का नाम पड़ा है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्हीं ममता बनर्जी की नाक के नीचे हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया गया है। सीट बेल्ट से लेके हेलमेट लगाने तक का कानून सिर्फ हिंदू के ऊपर अप्लाई होता है, मुसलमान एग्जेम्प्ट सब कानून से। कितनी जगह से हिंदुओं ने पलायन किया है बंगाल में। दुर्गा पंडाल में अजाने दिलवाती ममता बनर्जी सेक्युलरिज्म का झंडा फहराने के लिए, और क्योंकि हिंदू भावुक होते हैं, उनको इमोशनल करने के लिए अपनी नुसरत जहां को सिंदूर लगा के लोगों के सामने प्रेजेंट करती हैं, और जब उन्हीं नुसरत जहां को कट्टरपंथी जान से मारने की धमकी देते हैं तो मुंह पे जिप लगा लेती हैं। अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फेवर में एक स्टेटमेंट भी नहीं देती कि कहीं कट्टरपंथी मौलाना नाराज ना हो जाए। आश्रम के स्वामी हो या मंदिर के पुजारी हो दीपक जी, मैंने खुद देखा है, ये बोलते हैं धीरे बोलिए, हिंदुत्व का नाम मत लीजिए, कहीं बाहर जो प्रेस वाला बैठा है या बाहर जो भिखारी बैठा है कहीं कोई स्पाई ना हो। एक डेमोक्रेटिक स्टेट में आपने ऐसी डिक्टेटरशिप चला रखी है कि हिंदुत्व का नाम लेना वहां पे लोग डरते हैं। किस तरह के इन लोगों ने वहां पे स्टेट बना रखी है। सुभाष चंद्र बोस जी के घर के सामने मैंने फेसबुक लाइव वीडियो करी थी दीपक जी, वहां पे लोग जमा हो गए थे, अपनी व्यथा बता रहे थे, लेकिन डर के मारे कोई लाइव वीडियो पे आने को तैयार नहीं था। राम मंदिर के फेवर में एक हसीन जहां नाम की मुसलमान ने कुछ तारीफ कर दी थी, तो उनको कट्टरपंथियों ने जान से मारने की धमकी दे दी थी। ठीक है, एक मौलाना की वीडियो वायरल हुई थी। लंबा हो रहा है, सीधे अजमल खान के पास चलूंगा। तहसीन भाई, अभी आपका कनेक्शन जुड़ा है। अजमल खान और कपिल कुमार जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। सुबह मैं फिर आऊंगा आपके पास, हमारे पास बहस में बहुत वक्त है। अजमल खान साहब, आपके जाने से पश्चिम बंगाल के अंदर ममता डर गई है, फिर आप पर आरोप लग रहा है कि भाई आप तो बीजेपी की बी टीम बनकर ममता का वोट काटने जा रहे हैं। क्या सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए ऑल इंडिया मजलिस जा रही है वहां पर?
क्योंकि आप तो उन्हीं को टारगेट करते हैं, बोलते हैं कि अपना नेता चुनो, अपना अपने कौम का नेता चुनो। देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप इतनी मोहब्बत दिखाते हैं हमसे और मुसलमानों से। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन लड़ने का हमारा अधिकार है भाई। अगर हम बंगाल में पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो जाहिर है कि लोग तरह तरह की बातें करेंगे। ममता जी कुछ कहेंगे, सुधांशु जी कुछ कहेंगे, हाँ, लंबी चौड़ी बातें गिनाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ मुसलमानों को ही आप वोट बैंक की तरह देखते हैं? हिंदुओं को वोट बैंक की तरह नहीं देखते हैं? हिंदुओं के वोट में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो ममता जी को मिलता रहा है, सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी, उसको आप वोट बैंक की तरह नहीं देखते हैं? उनको भी कहा दलितों के वोट में पूरा सेंध लगा दिया। कांसीराम में उत्तर प्रदेश में, उसको भी आपने वोट बैंक की तरह नहीं देखा। आपको सिर्फ एक बैंक दिखाई देता है, वो मुसलमानों का। सर, मैंने उनको भी बोला आपका कि आप तो बड़े खुश होकर ओवैसी जा रहे ताकि हिंदू वोट आपको मिल जाए। दूसरा सवाल, कोई भी पार्टी इलेक्शन लड़ने जाएगी, दूसरे के एस्टेब्लिशमेंट नहीं करता, दूसरे के एस्टेब्लिशमेंट में अगर थोड़ा बहुत भी कमी आएगी तो उन्हें परेशानी होगी। अरे भाई, मैं आपसे ये थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि आप इतनी मोहब्बत हमसे और हमारी पार्टी से करते हैं, उसके लिए शुक्रिया। आपकी जो नफरत है बीजेपी के लिए, उससे मैं भी खुश होता हूँ, ऐसी क्या बात है। लेकिन हमारा वोट लड़ने का नफरत नहीं है, वोट लड़ने का जो अधिकार है उससे थोड़ी रोका जा सकता है। वोट लड़ेंगे, किसी न किसी को फायदा नुकसान होगा भाई। ये दुनिया जो सिस्टम है, किसी भी फील्ड में कोई आदमी एस्टेब्लिश होगा तो दूसरे पहले अपना फोन ठीक करवा लीजिए, क्योंकि आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। मैं फिर आता हूँ आपके पास, सीधे चलता हूँ तहसीम के पास। तहसीम, देखिए, मुझे एक जमाने में एक बहुत बड़ी नेता का एक बयान याद है जिसमें उन्होंने कहा था, और मैं ये बात कर रहा हूं एक पॉलिटिकल पार्टी की नेत्री की, कि मुसलमानों को सिर्फ कट्टरपंथी पसंद है। तो तहसीम पूनावाला जैसे मुसलमान तो टिक भी नहीं पाएंगे राजनीति के अंदर, क्योंकि लोगों को तो वैसे साहब चाहिए ना। बिल्कुल नहीं। और आपकी पार्टी रिलेवेंट होती जा रही है, ये भी एक हकीकत है इसी चक्कर में, क्योंकि आप अभी वहीं घूमते रहते हैं उसी के आसपास, कभी शाहीन बाग के आसपास, कभी दिल्ली दंगों के आसपास, कभी सिख भाइयों के साथ रहता हूँ जो हमारे किसान सड़क पर है। वही सिख भाई ना 1984 में जिनको मारने के लिए आपके कई नेता अभी जेल में बंद हैं, जिनका नरसंहार करने के लिए कई नेता अभी जेल में बंद है आपके, वही सिख भाइयों की बात कर रहे हैं आप। जी सर, उसमें 14 एफआईआर आरएसएस वालों के खिलाफ भी था जिनको अडवाणी जी ने बंद किया। लेकिन मैं अपनी बात कर दूं सर, प्लीज आप टोकिए मत, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात करता हूँ। मैंने बहुत सोचा कि जब बंगाल पर डिबेट हो रहा था तो हिंदू मुसलमान क्यों हो गया। अचानक हम वेस्ट बंगाल पर डिबेट कर रहे थे, फिर सर मैं मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर डिबेट कर रहा हूं, मेरे डिबेट का टॉपिक देख लीजिए आप। सर लेकिन मुझे जब विक्रम ने फोन किया उसने कहा वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स पर, कोई बात नहीं, आपका विशेष अधिकार उस पर डिबेट करना। फिर मैंने सोचा कि इस पर डिबेट क्यों हो रहा है, तो मैंने डेटा देखा, सरकार का डेटा देखा, और मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के हर पैरामीटर से वेस्ट बंगाल आगे है। तो बीजेपी कैसे जीतेगी? जहर फैलाकर, नफरत फैलाकर, हिंदू मुसलमान करते, क्योंकि कमल कीचड़ में ही खिलता है। अपनी बात में समाप्त करता हूं। आपने मुझे कहा कि मेरे जैसे लोगों के इस देश में जगह का है, राजनीति में जगह का है। मुझे कोई अफसोस नहीं सर, मैं उस मुसलमान माँ का बेटा हूँ जिसने मेरी पत्नी जो हिंदू है उसे गणेशा दिया। मैं उस मुसलमान माँ का बेटा हूँ जिसने यहाँ पर मेरे लेफ्ट में मंदिर है, मंदिर अपने घर में बसाया। हमें वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आप अपनी बात समाप्त करता हूं। यहाँ पे जो बीजेपी के प्रतिनिधि है वो यहाँ पर गारंटी, यहाँ पे जो बीजेपी के प्रवक्ता है गारंटी दे दे कि मोदी साहब, अमित शाह साहब, त्रिवेदी साहब इसके पहले थे, वो वेस्ट बंगाल जब जाएंगे माता के मंदिर का प्रसाद खाएंगे, जो माता के मंदिर का प्रसाद हो। मेरे मंदिर में अगर आप यहाँ देख लो तो यहाँ मेरे घर में मंदिर है, यहाँ पे माता भी है, मेरे मंदिर में माता है। आप माता के मंदिर का प्रसाद खाओगे या आप हिंदुओं के खिलाफ हो? आप इसका जवाब दीजिए और आप बता दीजिए उनको माता के मंदिर का प्रसाद क्या होता है। और ये भी बता दीजिए क्या हिंदी देश की नेशनल लैंग्वेज है या नहीं है, आप ये बता दीजिए। ठीक है, मैं सीधे कपिल कुमार जी के पास जाता हूं। कपिल कुमार जी, मैंने तौसीफ भाई से अभी भी पूछा था, बड़े प्रगतिशील मुसलमान हैं, वो पढ़ाते हैं, मेरे ख्याल से लॉयर है तौसीफ भाई, काफी अच्छी वकालत करते हैं, काफी अच्छा बोलते हैं, बिल्कुल मॉडर्न लुक रखते हैं।
मैंने उनसे जानना चाहा कि फिर तो वंदे मातरम से आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं है, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। अब आगे बढ़ा, मैंने बोला फिर भारत माँ की जय बोल दीजिए, क्योंकि माँ माटी मानुष तो तृणमूल कांग्रेस का असली नारा है जो ममता जी ने सबसे पहले लगाया था, लेकिन वो बोल नहीं पाए, उनके वोट सिल गए। इसके पीछे का इतिहास क्या, ये समझा दीजिए 1 मिनट में मुझे। दीपक जी, पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम को बंकिम जी ने अपनी पुस्तक में लिखा था आनंद मठ में, लेकिन वंदे मातरम का जो नारा है ये 1770 में सन्यासी और फकीर आंदोलन से निकल के आया था, जब 100 सन्यासियों की हत्या अंग्रेजों द्वारा कर दी गई थी। वंदे मातरम में ऊपर एक कंट्रोवर्सी 1937 में मुस्लिम लीग ने खड़ी की थी, जब कांग्रेस की मिनिस्ट्री प्रांतों के अंदर बनी थी तो वहां पे वंदे मातरम गाया गया और उस पर मुस्लिम लीग ने कहा वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा, और ये मुकदमा जो है टैगोर जी तक पहुंचा और वहां पे जवाहरलाल नेहरू भी गए और सुभाष चंद्र बोस भी गए, और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये सांप्रदायिक मांग है, अगर अब इसके आगे झुक जाओगे तो कल को फिर और इनकी कोई सांप्रदायिक मांग आएगी मुस्लिम लीग की। तो नेहरू ने यह फैसला करवाया था कि अच्छा इसके 2 अंतरे गाए जाएंगे। मैं एक दूसरे सवाल पे आ रहा हूं, मुझको ये बताइए लोग कि मदरसों के अंदर जो शिक्षा दी जाती है, किसी मदरसे के अंदर बच्चे को क्या अजीमुल्लाह का नाम बताया जाता है, अशफाकुल्लाह का नाम बताया जाता है, हवलदार हामिद का नाम बताया जाता है, मौलाना आज़ाद को पढ़ाया जाता है, या मकबूल रहमानी को पढ़ाया जाता है, मकबूल शेरवानी को पढ़ाया जाता है, जबकि जिन्ना और लियाकत के आज भी गुणगान होते हैं। ठीक है, मैं सीधे इसका जवाब एक क्विक जवाब ले लेता हूं। अजमल खान साहब से क्विक जवाब ले लेता हूं। अजमल खान साहब, पढ़ाया जाता है अशफाकुल्लाह खां को, वीर हामिद को मदरसों के अंदर? देखिए, मदरसों के मकबूल शेरवानी का नाम भी सुना है इन्होंने? मदरसों का सिलेबस है ना, उसको हम तय करेंगे ना। नहीं, आप ही ने केवल सुना है। बहुत अच्छे। तो जिन्ना क्या मदरसे का सिलेबस है, जिहाद क्या, गजवा हिंद क्या मदरसे का सिलेबस है, इंस्टीट्यूशन है। देखिए, गजवा हिंद क्या जो है सिलेबस है मदरसे का। आपको मैंने डिस्टर्ब किया, गजवा हिंद आप हमें नहीं बता पाएंगे? बैठिए थोड़ी देर खामोशी। आप बहुत देर से बोल रहे हैं, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं। मैंने तो पहली बार बोला है। भाई आप हमारे बीच में क्यों बोल रहे हैं? अच्छा प्रोफेसर साहब, कह रहे दीजिए उनको अपनी बात। बोलिए अजमल खान साहब, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्रोफेसर साहब प्लीज। अजमल खान साहब बोलिए। देखिए, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस हो या नॉन रिलीजियस हो, उनका सिलेबस वो लोग तय करेंगे। इसकी आज़ादी हमारे संविधान में है। अब मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या नहीं पढ़ाया जाता, ना इसको हम तय करेंगे, ना इसको हमारे लायक दोस्त तय करेंगे। मदरसों का सिलेबस अपना है और वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन उनको वो राइट है कि वो अपने रिलीजन के बारे में क्या पढ़ाएं। पढ़ाते क्या मदरसों में? फिर इसमें क्या भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है मदरसों में? क्या भारत के क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ाया जाता है? मुझे बता तो दीजिए, मुझे नहीं पता मदरसों का सिलेबस क्या है। क्या भारत के नेशनलिज्म के बारे में पढ़ाया जाता है? आपको अगर भाई अगर आपको नहीं पता है, आप अपनी अज्ञानता शो कर रहे हैं, तो मैं भी बता रहा हूं मुझे नहीं पता, मैं भी मदरसे से नहीं पढ़ा हूं। तभी आप वकील बन पाए सर, तभी आप वकील बन पाए। मैं सीधे चलता हूं सिंह साहब के पास। सिंह साहब, एक बहुत क्विक कमेंट चाहूंगा। दूसरी बात है, आप पत्रकार बन गए। सर मैं तो वैसे भी मदरसे में नहीं पढ़ता, आप तो पढ़ सकते थे ना, क्योंकि मजलिस इत्तेहादे मुस्लिमीन है आपकी पार्टी का नाम। मैं सीधे आरपी सिंह साहब के पास चलता हूं। हम बहुत कुछ कर सकते थे, किसी को नहीं पता हम बीजेपी ज्वाइन कर सकते थे, हमने नहीं किया, हमने अपना चॉइस एक्सरसाइज किया। दीपक जी मुझे 1 मिनट और दीजिएगा, मैं आऊंगा सर ब्रेक के बाद। सिंह साहब जल्दी से, मुझे ब्रेक लेना है बहुत जरूरी। नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि ये जो मुसलमान वोट की राजनीति कर रहे हैं, दिक्कत उनके साथ है। जरूरत पड़ती है तो आपने अभी बीच में तहसीन पूनेवाला साहब को सिखों की बात बताई, जरूरत पड़ी थी उन्होंने दिल्ली में 3000 सिख काटे, जलाए वोट के चलते हुए। अन्यथा कोई हमसे कोई दुश्मनी थोड़ा थी कांग्रेस पार्टी की, हम तो सदैव से कांग्रेसी थे, सबके सब हमारे जितने सिख बंधु कांग्रेस का समर्थन करते थे, अकाली दल के थे। 3000 सिख काट डाले इन्होंने, सिर्फ इसलिए कि वोट चाहिए था, क्योंकि इनको उस समय मेजॉरिटी वोट दिखता था
हिंदू से काट दो। अभी इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये वोट बैंक की राजनीति है, तक कुछ भी करेंगे। वो कह देंगे कि हमको 15 मिनट का मौका दो या 1 घंटे का मौका दो, हम देश को बता देंगे, ईट से ईट बजा देंगे। जो करने वाली बात है वो करते नहीं है। क्या ये बात करेंगे कि हर सिर के ऊपर छत हो, जो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं? क्या ये बात करेंगे कि हर घर में एक इज्जत घर हो, जो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं? ये बात करेंगे कि हर घर में गैस सिलेंडर हो, गैस का चलने वाला चूल्हा हो, ताकि मेरी बहनों को सुविधा हो, जो प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं? ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा। सिंह साहब, हम आपसे ही बहस को शुरू करूंगे, लेकिन तौसीफ भाई ब्रेक के अंदर जा रहा हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, हेल्थ इंश्योरेंस हो, जो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। ठीक है, माँ माटी मानुष के लिए एक बार भारत माँ की जय। मेरे सुबी और तहसीन के साथ आप बोल दीजिएगा। ब्रेक के बाद आऊंगा। उदय नारायण जी लखनऊ से मेरा इंतजार कर रहे हैं, लखनऊ चलेंगे उदय नारायण जी के पास। तो हम बात कर रहे हैं देश में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की कितना असर है। क्या वाकई इस ध्रुवीकरण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है अगर चुनाव में हिंदू मुस्लिम हो जाता है? लेकिन फिर क्यों सिर्फ मुस्लिम वोट लेने की होड़? इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी में एक अनार 100 बीमार। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, सीधे इंट्रोड्यूस कर देता हूं सबको। आरपी सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के समर्थक और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ है, सुभी मेरे साथ हैं, तौसीफ भाई मेरे साथ है, टीएमसी के समर्थक हैं, अजमल खान साहब हैं, AIMIM के पार्टी के नेता हैं, साथ ही साथ मेरे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार है जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है। लेकिन सबसे पहले मैं उदय नारायण जी के पास जाऊंगा लखनऊ में। उदय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सबसे पहले क्या कहेंगे देश की मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स के बारे में? आपकी क्या राय है? वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, निश्चित है जो बड़ी पार्टियां हैं या जो अपने आप को वोट बैंक की जो मुस्लिम हितों के लिए बात करती हैं, वो निश्चित ही सिर्फ वोट बैंक की ही बात करती हैं। क्योंकि अगर वोट बैंक की बात ना करती होती और वास्तव में मुस्लिम हितों की बात करती होती तो चुनाव के पहले ये सब कहाँ पार्टियां रहती हैं? जब चुनाव आता है तब वो पार्टियां वहाँ पहुँच जाती हैं। और मुस्लिम जो मतदाता है वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। अगर हम समझता होता तो क्या ये हाल होता? वाकई मैं यही बात सुबह से शुरू करता हूं। सुबह, क्या मुस्लिम मतदाता इस बात को समझता है या वो इस वोट बैंक का राजनीतिक फायदा उठाता है और सामाजिक भी? आपको क्या लगता है? जी देखिए दीपक जी, दोनों तरह के लोग हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुसलमान समाज में भी 3 तरह की कैटेगरीज हैं। एक राष्ट्रवादी है, एक अराष्ट्रीय है और एक देशद्रोही है। राष्ट्रवादियों को पता है कि क्या हो रहा है, देशद्रोहियों को पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो अराष्ट्रीय है। उनको हमेशा से ही कलगाववाद मचा के भारत से दूर रखा जाता है। एक सेपरेटिज्म बीज उनके दिमाग में डाल दिया जाता है और कभी भी भारत की बात होती है तो उनको ये बोला जाता है कि नहीं नहीं, ये तो एंटी मुस्लिम बात हो रही है। तो बहुत सारी परसेंटेज ऐसी है जिनको पता नहीं है, क्लूलेस मेजॉरिटी जिनको बोला जाता है। दूसरी बात, तहसीन पूनावाला ने एक बहुत मासूम सवाल पूछा था, उसका जवाब मैं जरूर देना चाहती हूँ कि मैं तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन की बात करने आया था, आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बंगाल का जब विभाजन भंग जब हुआ था 1905 या 1906 में, धर्म के आधार पे हुआ था। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बन गया था। ईस्ट बंगाल का और देश का विभाजन हुआ तो ईस्ट बंगाल पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान चला गया था। बाद में 1971 वॉर के बाद वो बांग्लादेश बन गया। तो वेस्ट बंगाल पे इन लोगों की नजरें बहुत पहले से हैं। हम लोग ये ना भूलें कि मुस्लिम लीग की स्थापना भी ढाका में हुई थी, जो आज के टाइम में बांग्लादेश की राजधानी है। तो ये नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। मैं ये बोलना चाहती हूँ बंगाल के लोगों से भी कि ये, और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि इसको सिर्फ टीएमसी बनाम भाजपा की तरह मत देखिए, इसको इस्लामिक स्टेट बनाम भारत की तरह देखिए। बंगाल इलेक्शन में बिल्कुल बात होनी चाहिए हिंदू मुस्लिम, क्योंकि जब एक मुस्लिम अपीजमेंट के बाद द्विराष्ट्रवाद की थ्योरी आती है, उसके बाद हमारे देश का विभाजन होता है। पहले भी हो चुका है और अभी भी कई स्टेट्स को ये कट्टरवादी अपनी क्लचेस में ले चुके हैं। तो हम क्यों ना करें हिंदू मुस्लिम की बात? ठीक है, सीधे यही सवाल तहसीन जवाब दीजिए। सुबह ने एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। मैं बहुत संक्षेप में 2 चीजों की बात करूंगा, उनकी बात का जवाब सेकंड दूंगा। पहले मैं मदरसों की बात करता हूँ, उससे अपनी बात रखकर उनके सवालों का जवाब दूंगा। मैं नहीं जानता कि यहाँ पर इस पैनल में कौन मदरसों में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरा परिवार डेफिनेटली ये चलाता है और इसमें कंट्रीब्यूट करता है। वहाँ पे कंप्यूटर्स भी, हिस्ट्री भी सिखाया जाता है। और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, मुंशी प्रेम जी, यहाँ तक के राजा मदरसे से पास हुए थे। हर एक मदरसे में आरएसएस की शाखाओं पे 1994 तक तिरंगा नहीं लहराया गया था और 2 लोगों को जेल में भेजा गया था क्योंकि वहां पे उन्होंने तिरंगा लहराया। यह है आरएसएस और बीजेपी की इतिहास।
अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। सुधीर ने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं तो भारत माता की जय और माता के सामने तो हम सर फेंकना चाहता हूँ, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी क्या ये माता के मंदिर का प्रसाद खाएंगे? इसका जवाब आप नहीं देते हो। क्यों नहीं दे खाएंगे? अगर आप हिंदुओं के ठेकेदार हो तो आपको खाना चाहिए। विवेकानंद जी तो नॉन वेज थे, आप क्यों नहीं खाओगे? अब लास्ट पॉइंट पे अपनी बात करता हूँ, जो उन्होंने बंगाल की बात की। आपको बांग्लादेश और बंगाल के बारे में जो बोलना है बोलिए। बांग्लादेश जो बोलना है बोलिए, अरे तर्क पे जवाब दीजिए। कैसी ना आप रैशनल मुस्लिम होकर ऐसी बात करते हैं? आप पढ़े लिखे मुसलमान होकर जब ऐसी बात करते हैं तो दुख होता है। कोई अनपढ़ मुसलमान अगर ये बात करे तो समझ आता है कि वो अपने नेताओं के कहने में आके बोल रहा है, लेकिन एक पढ़ा लिखा मुसलमान जब इस तरह की बात करता है तो उसे वाकई दुख होता है कि क्या आप सब कुछ जानते हुए ऐसे नेशनल टीवी पे बोल रहे हैं। मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। आपको मेरे बारे में जो बोलना है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, अनपढ़ हूं, कम से कम मेरी डिग्री एक नहीं है। कम से कम मैं दीपक चौरसिया जी के शो पर इंटरव्यू के दौरान ये नहीं कहता हूं कि मैंने एयरफोर्स पायलट को कहा कि हवाई जहाज को रेडार उसको डिटेक्ट नहीं करे। इस तरह की बेतुकी बातें मैं नहीं करता। नहीं दीपक चौरसिया जी को मैं इंटरव्यू देता हूं कि मैं अगर मुझे टोका जाएगा मैं छोड़ूंगा। ठीक है तहसीम, ठीक है तहसीम आपने अपनी बात कह दी, लेकिन आरपी सिंह साहब मैं आपके पास आऊंगा, फिर कपिल कुमार जी आपके पास। आरपी सिंह साहब, क्या आपको नहीं लगता हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं? क्योंकि ये आरोप आप पर खान साहब ने भी लगाया, तौसीफ खान भी लगा के चले गए जिनको जाना है। क्या आप हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति का फायदा नहीं उठा रहे? सिंह साहब, आप तो चाहेंगे कि मुख्य धारा में ना आए। परंतु एक टिप्पणी कर दूं, उन्होंने कहा अभी मैं उस बात पे अभी आ जाता हूं, परंतु एक बात की टिप्पणी कर दूं। अभी बहन ने कहा कि अनपढ़ मुसलमान कुछ नेताओं को फॉलो करते हैं और उनके हिसाब से अनुसार काम करते हैं, और जबकि जो पढ़े लिखे मुसलमान अपना दिमाग लगाते हैं। परंतु अफसोस है कि तहसीन पढ़ा लिखा मुसलमान है, परंतु एक अनपढ़ नेता को फॉलो करता है। ये कष्ट है इनका। इसलिए परंतु चलिए, वो उनकी अपनी चॉइस है, वो कैसे नेता को फॉलो करना चाहते हैं। परंतु जो ये बार पता नहीं कहाँ से कभी कोई 1994 की बात करते हैं। अरे सर मैंने आपको टोका नहीं एक बार भी। तहसीन, आपने बहुत कुछ बोला आपने संघ के बारे में, मैंने एक बार नहीं टोका आपको। टोका क्या आपको? मैंने आपको एक बार टोका क्या? अच्छा ये बता दीजिए, राहुल गांधी आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? राहुल गांधी आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? राहुल गांधी आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? तहसीन, राहुल गांधी आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं राहुल गांधी क्या? फिर मैं आपको टोका क्या? एक बार भी मैंने कम से कम दीपक टोका ना आपको, इसलिए आप मुझे पढ़ाई अरे तहसीन पुनावाला, मेरे से मत मुंह खुलवाओ। सोनिया गांधी कहाँ पढ़ी थी मैं बोल दूंगा, दिक्कत आएगी। राजीव गांधी कहाँ पढ़े थे मैं बोल दूंगा, दिक्कत आएगी। तो बहुत कष्ट होगा आप लोगों को। संजय गांधी कहाँ पढ़े लिखे थे मैं बहुत कष्ट होगा। इंदिरा गांधी कहाँ पढ़ी थी मैं सब जानकारियां दे दूंगा। और ये मत सोचना कि मैं कोई टीवी डिबेट वाला राजनीतिक हूँ। मैं 1970 से एक्टिव पॉलिटिक्स में काम करता हूँ, मेरे को सब जानकारियां हैं। कृपा कर आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है, परंतु आप अनपढ़ नेता को फॉलो करते हैं, ये आपकी सुविधा है। हमें इसमें कुछ नहीं। मुद्दे पे मुद्दा ये है कि आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स की काम करनी है। आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स का काम करना है। आपको वोट मांग कर ही चुनाव लड़ना है। आपकी सारी राजनीति का ध्रुवीकरण ही वोट बैंक की राजनीति है। इसलिए आपने ट्रिपल तलाक का विरोध किया था। इसलिए आपने ट्रिपल तलाक का विरोध किया था। इसलिए आप नहीं चाहते कि हमारी जो मुसलमान बहनें हैं वो बराबर का हक पा सके। आप नहीं चाहते कि मुसलमान बहनें बराबर का हक पा सके। वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो चाहते हैं कि हमारी बहनें ठीक है मैं यही पे कंक्लूडिंग कर प्रोफेसर कपिल कुमार से होगा, लेकिन उससे पहले गयासुद्दीन सिद्दीकी गोरखपुर से। गयासुद्दीन जी जल्दी से जवाब दीजिए, क्या मुसलमानों को वोट के नाम पर बहलाया फुसलाया जाता है? आपका क्या अनुभव है? मुसलमान जो है आज तक कोई वोट की बैंक है ही नहीं। मुसलमानों ने तो हमेशा ही बाकी लोगों की तरह, बाकी भारतीयों की तरह वोट किया है। आप देख लिए पूरे इलेक्शन को, आप एनालाइज कीजिए बिहार के इलेक्शन को, 2019 के इलेक्शन को, आपको पता चलेगा जहां मुसलमान ज्यादा थे वहां पे कोई और पार्टी जीती है। तो ये कहना कि मुसलमान जो है वोट बैंक है ही नहीं, ना ही वो बहलाने फुसलाने पे काम करता है। वो CSDS के 2015 के सर्वे के अनुसार से आप देखें तो 43% मतदाता, मुस्लिम मतदाता ये
गयासुद्दीन का ऑडियो गया। मैं सीधे चलता हूं प्रोफेसर कपिल कुमार जी के पास। प्रोफेसर कपिल कुमार जी, अभी तक मैं नहीं समझ आता कि वंदे मातरम और भारत माता की जय से देश के मुसलमानों को आपत्ति क्यों? कुछ मुसलमानों को, कुछ कहते हैं, मेरे साथ कहते हैं, तहसीन भाई कहते हैं। दीपक जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मुझे बोलने नहीं दिया गया आज। मैं कुछ कहना चाहता हूं और मुझे बीच में कोई इंटरवीन ना करे। पहली बात ये सुन लीजिए कि इस्लामिक कॉलेज चेन्नई के अंदर में मैं बोल रहा था और वहां कम से कम 2000 युवा मुसलमान बैठे थे और मैंने उन युवाओं से एक सवाल किया था। मैंने कहा, मैं मानता हूं कि आपकी कौम के अंदर गरीबी है, लोग कम पढ़े हैं, नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि जो आपके नेता बने फिरते हैं, इनके कुनबे इतने अमीर कैसे हैं? इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में क्यों पढ़ते हैं जाकर के? ये सिर्फ जिस दिन ये सवाल मुस्लिम युवक ने गिरबान में हाथ डाल के इनके पूछ लिया मुस्लिम नेताओं से, तो इनकी सारी मुस्लिम वाली जो राजनीति ये करते हैं वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात मैं बताऊं, बहन ने अभी एक बात कही बंगाल को लेकर के। आज बंगाल के अंदर सुहारवर्दी ने जो इस्लामिक बंगाल बनाने की बात की थी 1947 के अंदर, आज उस चीज को दोहराया जा रहा है। तहसीन पुलावाला साहब से पूछिए, कभी ये मिडनापुर गए हैं, कभी बांग्लादेश के बॉर्डर के गांवों में गए हैं, जो रोज वहां से आईएसआईएस और आईएसआई के लोग कूद के आते हैं रात को और यहां भाषण देकर के चले जाते हैं। जरा ममता से ये पूछिए कि वो ममता जो कहती थी कि बांग्लादेशियों को बाहर निकालो और पार्लियामेंट के अंदर चिल्लाई थी, वो ममता आज उन बांग्लादेशियों की क्यों समर्थक बनी हुई है? ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? सीपीएम ने वहां पे क्या किया? मुझे यही रुकना होगा। अफसोस मेरे पास आज वक्त इतना ही है, लेकिन बंगाल चुनाव सामने, बहस हमारी होती रहेगी। तहसीन भाई आप भी आएंगे, फिर हम बहस करेंगे, लेकिन चलते चलते देश की बहस के दर्शकों की राय क्या है? क्या मुसलमानों को वोट बैंक की तरह देखा जाता रहा है? हाँ कहना है 96% लोगों का। तो फिलहाल एक ब्रेक, देश की बहस में आज इतना ही।